Hello my dear students, welcome in today's class. So in today's class we will discuss about application of Gauss law. आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ चार्ज है और एक स्फेरिकल सेल है जिस पे चार्ज प्रेजेंट है। इन सभी के सराउंडिंग में कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। ओके, सो बेटा क्या है कि इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, रिकैप में क्या है बेटा, सबसे पहले आपने देखा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अबाउट स्टडी किया था। वो क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, फिर क्या था कि ये जो कई बार हमें 2D सरफेस के लिए फ्लक्स स्टडी करना पड़ता है या 3D सरफेस। तो 2D सरफेस कैसा होता है, ओपन। 3D कैसा रहता है, क्लोज। इन सब चीजों का हमने पहले डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, लेकिन फिर एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि, क्योंकि आज की टॉपिक में इनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सो बेटा 2D सरफेस, ओपन सरफेस, फॉर एग्जांपल जैसे कोई रेक्टेंगुलर शीट आप ले सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट पे मान लो कि चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पे सॉरी, रेक्टेंगुलर शीट पे चार्ज वाला केस ना लो, हम इसको ऐसे दिखाएंगे। हमारे पास एक 2D सरफेस है, ठीक है, और इस 2D सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, बहुत ज्यादा, कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पासिंग थ्रू इट। लेकिन हमने इस रेक्टेंगुलर शीट का एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। ठीक है, और ये जो स्मॉल पोर्शन लिया है इसका सरफेस एरिया कितना है, ds। ओके, सो अब मैं आपसे पूछूं कि इस ds सरफेस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। तो ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण क्या होगा, क्रिएट होगा। तो क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे हमें स्मॉल सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, d5। तो d5 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला मेरा यही रहेगा जो ऊपर है, डॉट प्रोडक्ट E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहाँ सरफेस एरिया स्मॉल है तो सरफेस एरिया यहाँ पे स्मॉल पुट कर दोगे। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप इस पूरी शीट में से पूरी शीट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा वो कैलकुलेट करो। तो आप क्या करते थे, आप इंटीग्रेशन कर देते थे इधर d5 का और इधर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का। और ये इंटीग्रेशन होता था, ये ओपन इंटीग्रल बोलते थे हम इसको, क्या ओपन इंटीग्रेशन होता है ये। ठीक है, सो अब यहाँ पे d5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5, और यहीं पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको सोल्व कर लेंगे, आगे इक्वेशन मिलेगी तो हमें इंटीग्रेशन के रूल वगैरह जो भी लगाने पड़े हम यहाँ से 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे मान लो कि मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस होने का मतलब क्या है, 3D शेप की कोई बॉडी है। सपोज मेरे पास एक स्फीयर है, दिख रहा है आपको सर्कल, ये 3D है, स्फीयर है सपोज, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। इसमें से भी क्या, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है। ठीक है बेटा, और मैं आपसे कहूं कि मेरे पास यहाँ पे एक इस स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन है, मतलब जैसे स्फीयर को आप फुटबॉल कंसीडर कर सकते हो। एक फुटबॉल का ऊपर वाला पैच नहीं होता जो हेक्सागन शेप का होता है, पेंटागन या हेक्सागन जो भी है। तो अब ये एक स्मॉल सरफेस है, वो सरफेस ये 3D सरफेस का 3D शेप है जो स्फीयर है, इसका हमने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया और स्मॉल पोर्शन का एरिया कितना है, ds। ओके, और मैं पूछूं कि इस ds एरिया में से कितना फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, कितना फ्लक्स पास हो रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है नॉर्मली, तो उस केस में आपको निकालना हो फ्लक्स, तो आपके पास फॉर्मूला रहता है d5 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही है। फिर मैं पूछूं कि पूरे स्फीयर में से कितना फ्लक्स है, पूरे स्फीयर के कारण आपको फ्लक्स निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ क्या कर दोगे बेटा, इंटीग्रेशन कर दोगे। You're getting my point? E vector dot ds। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल आता है। क्लोज इंटीग्रल क्या होता है, ये जस्ट
इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर जो सर्कल लगा दिया ना, इसको मैंने क्लोज इंटीग्रल बोला है, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक 3D सरफेस में से पास कर रही है। ओके, सो यहाँ पे डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, फाई, तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास दूसरा यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है बेटा, और फिर हमने, आपको याद हो तो गोजलो भी स्टडी किया था। ठीक है, गोजलो क्या होता था, गोजलो था फाई इज इक्वल टू 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम 1 में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। तो यहाँ से हमने देखा था फाई को हम लिख सकते हैं Q में एप्सिलॉन, और ये वो चार्ज होता है जो किस में आता है, गॉसियन सरफेस में। ओके, कौन सा चार्ज होता है, नेट चार्ज इन गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज इन गॉसियन सरफेस। और अब हम गॉसियन सरफेस की बात करें तो गॉसियन सरफेस क्या था, आपके पास कोई पॉइंट चार्ज हो, क्या हो, कोई पॉइंट चार्ज हो तो उसका गॉसियन सरफेस की शेप क्या रहती है, स्फेरिकल। आपके पास में कोई लाइन चार्ज हो, क्या है, एक चार्ज जब एक लाइन पे प्रेजेंट हो तो उसका गॉसियन सरफेस कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल इन शेप। क्यों बनता है, कैसे बनता है, मैं बता चुका हूँ आपको। और फिर आपके पास में एक रेक्टेंगुलर शीट हो, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट हो तो उसका गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना हो तो वो भी कैसा रहता है, सिलेंड्रिकल रहता है। ओके, इन सभी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट आज की क्लास में हमें पड़ेगी, बट इन सभी का यूज करके हम एक मास्टर फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपको पता है बेटा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट गोजलो। आज की क्लास में गोजलो की ही बातें करेंगे, ठीक है। और आपको पता है गोजलो 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, सो 3D सरफेस के लिए तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का ये वाला ले फॉर्मेट या ये वाला ले, आई थिंक ये वाला लेना पड़ेगा, पता है ना आपको, क्योंकि 3D सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स की वैल्यू यही होती है। तो बिल्कुल हम यही लेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, ये मतलब ये फॉर्मूला हमें मिल गया। आज की क्लास में हम आज के टॉपिक स्टडी करने से पहले हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो मैंने रिकैप करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ओके, हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, और इस वायर पे क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। इस वायर पे ये एक चार्ज वायर है और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये जो वर्ड है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, देखो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई एक वायर है, ठीक है, और इस ये जो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो वायर के बिल्कुल पास है, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेंथ की वायर, तो की वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, दैट इज 1 मीटर। वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो ये डिस्टेंस कितनी है, वायर से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 1 mm। तो 1 mm डिस्टेंस के मुकाबले वायर का लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, मतलब क्या है, वायर की लेंथ ज़्यादा हो और वायर के बिल्कुल किसी नियर बाई पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तो ये वाली जो वायर होती है, ये वाली जो वायर होती है जिस पे चार्ज प्रेजेंट है, ये इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बोलेंगे हम इसको, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है, और इन रियलिटी तो क्या, इनफाइनाइट इन्फिनिटी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि जब वायर की अच्छी खासी लेंथ हो, काफी लेंथ हो, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो वो वायर के बिल्कुल पास ही हो, तो हम उस वायर को इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, ये काफी लेंथ है इसकी, और हमें यहाँ सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में यहाँ 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 कोई एक पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P है और हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
तो हमारा जो मेथड है जो वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले ये जो आपने वायर ली है, अब आप क्या करोगे, इस वायर के लिए आपको गोस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। आपको पता है आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो गॉसियन सरफेस की शेप कुछ इस तरीके से रहने वाली है। ओके, ये बन गया गॉसियन सरफेस, ठीक है। और गॉसियन सरफेस इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि सिमेट्री हो, ठीक है। और सिमेट्री रहने का मतलब क्या है, मतलब उस सरफेस के सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, वो गॉसियन सरफेस पे वो पॉइंट आना चाहिए। देखो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के रूल्स जब बताए थे तो ये वाली चीज बताई थी आपको, ठीक है। सो हम जैसे लाइन चार्ज है, तो लाइन चार्ज का जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये जो वायर है इसकी लेंथ और भी ज्यादा बड़ी ले सकते हो, ठीक है ना, कितनी बड़ी दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो वायर है इस पूरी वायर पे क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और इस वायर पे जो आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो L लेंथ का गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। कितनी लेंथ का गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, L लेंथ का, ओके। और ये जो चार्ज वायर है इससे पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये कितना है, R। तो ऑटोमेटिकली ये गॉसियन सरफेस का क्या बन गया, रेडियस, और गॉसियन सरफेस का लेंथ कितना बन गया, L। अब एक बात बताओ, ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया है, कुछ तो चार्ज आया है। जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आया है वो मैं कह रहा हूं कि कितना चार्ज आया है, Q चार्ज। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो ये इतना चार्ज है इसकी कुछ वैल्यू होगी, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 5 नैनो कूलम, कितना भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो Q चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आया वो है, और ये चार्ज L लेंथ पे प्रेजेंट है। तो Q चार्ज जब L लेंथ पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी ना, क्योंकि चार्ज एक लाइन पे प्रेजेंट है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ओके। सो अब आप यहाँ पे लैम्डा को लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई L। तो आप Q को लैम्डा टाइम्स ऑफ L लिख दो, ठीक है। आगे आपको कहीं रिक्वायरमेंट हो तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे भी जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गॉसियन सरफेस में से पास करेगी तो वो फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट करेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है। तो एक मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ आपने जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक है, ये क्लोज सरफेस होता है, तो इसके कितने सरफेस है, मतलब गॉसियन सरफेस, जैसे आप सिलेंडर की हम बात करें, मेरे पास ये एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कितने सरफेस है, देखो एक तो इस सिलेंडर का ये कौन सा है, कर्व्ड सरफेस है। कौन सा सरफेस है, कर्व्ड। एक ये जो एंड कैप का अपर एंड कैप और लोअर एंड कैप, ये अपर एंड कैप सर्कुलर फ्लैट सर्कुलर एंड कैप है, लोअर भी फ्लैट सर्कुलर एंड कैप है। तो एक सरफेस ये बना, दूसरा ये बना, अपर वाला, लोअर वाला, और एक क्या बना, ये कर्व्ड। तो सिलेंडर के कितने सरफेस होते हैं, 3 सरफेस होते हैं। तो इन तीनों सरफेस में से मतलब फ्लक्स, हम इन तीनों सरफेस को नाम दे देते हैं, ठीक है। ये वाला सरफेस कितना है, S1। ये वाला सरफेस देखो कर्व्ड सरफेस कितना है, इसको नाम दे दिया कर्व्ड सरफेस को S1। S2 कैसा है, अपर सरफेस है सर्कुलर एंड कैप वाला, और S3 क्या है, लोअर वाला सर्कुलर, ये भी फ्लैट सरफेस है। सो बेटा मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को पास करेगी, डेफिनेटली करेगी, तो फ्लक्स बनेगा, बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे पॉइंट P की बात करता हूँ, ठीक है, पॉइंट P की बात करूँ तो ये जो आप
पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, उसके कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। और पॉइंट पी पे अब मैं कोई पॉइंट पी पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करे तो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, आप बताओ, ठीक है। बेटा ये कुछ ऐसे ही है ना, जैसे ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, जो मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, ये सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है। और मान लो कि एक पॉइंट पी इसके यहाँ इस सरफेस पे हो, तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो क्या होता है, एरिया वेक्टर इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो हम एरिया वेक्टर वाले लेक्चर में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट पी पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना चाहूं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली रहेगी, ठीक है। आप यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया ले लो, ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया ds1, ठीक है, कितना ले लिया ds1, और ds1 सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये वाली रहेगी। तो ds1 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूं कह सकता हूं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पैरेलल होगा, एरिया वेक्टर के, स्मॉल एरिया वेक्टर के, और यहाँ पे इन दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में थीटा कितना रहेगा, 0। ओके, सो बेटा यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया मान लो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता, ठीक है, तो उसका भी एरिया वेक्टर इधर बनता, और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होती, तो बात तो यही हो जाती। तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ करके देख सकते हो, यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप कर्व्ड सरफेस एरिया में कहीं पे भी ड्रॉ करो, चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ करके देख लो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस एरिया लोगे तो उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनेगा, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, यही बनेगी, ठीक है। तो अगेन फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की सेम डायरेक्शन होगी, थीटा क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया पे कहीं पे भी पॉइंट, आप कहीं पे भी सरफेस एरिया जूम करो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहती है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं कि ये जो S2 सरफेस एरिया है, ठीक है, S2 वाला सरफेस एरिया है, ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का अपर पोर्शन है, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो, जैसे मेरे पास ये सिलेंडर है, गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है, इसके अपर सरफेस पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना हो तो एरिया वेक्टर तो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस पे और ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले पे ड्रॉ करना हो यहाँ पे तो एरिया वेक्टर कहाँ है, नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ पे ये S2 सरफेस है, देखो ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, जो एंड कैप है इसका पूरा, ये तो एक सर्कल की तरह है ना, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ तो अब यहाँ पे मैं एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लूँ, सपोज करो यहाँ ds2 ले लिया, कितना ले लिया, ds2। इस यहाँ ds2 स्मॉल सरफेस एरिया की मैं डायरेक्शन दिखाना चाहूँ तो क्या होगा, ds2 वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो देखो एक बात बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, या इस वाले पॉइंट पे सरफेस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी ड्रॉ कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, दोनों ही डायरेक्शन पॉसिबल है, तो कोई भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बाई डिफॉल्ट ये वाली दिखा दी इस डायरेक्शन में। तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, अगेन आप ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो सिमिलरली ये जो लोअर एंड कैप वाला सरफेस है गॉसियन सरफेस का, तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया, कितना, ds3। यहाँ पे ये ds1 लिया, यहाँ ds2, यहाँ पे ds3 ले लो, या हर एक जगह ds लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ds3 आपने सरफेस एरिया लिया, इसकी डायरेक्शन कहाँ बनेगी, ds3 वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ, कहाँ आएगी, नीचे की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, या यहाँ दिखा दो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता है ना, निकालनी आती है, टेस्ट आर यहाँ रखोगे तो इधर जाएगा, यहाँ रखोगे तो इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या तो ये रहेगी या ये वाली, मैंने ये वाली दिखा दी। जो फ्लक्स है, मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है, तो फ्लक्स यहाँ पे देखो रीजन 1 में क्रिएट हो रहा है, रीजन 2 में और रीजन 3 में, ठीक है, जो मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा था।
S1 सरफेस एरिया, यहाँ फ्लक्स क्रिएट होगा, S2 और S3 देखते हैं सेकंड और थर्ड में से क्रिएट होगा या नहीं होगा, ठीक है, S1 में से तो होगा, ठीक है। सो मैं आपसे एक चीज पूछूं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, बेटा गॉसियन सरफेस यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल है इसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे फर्स्ट रीजन में से फ्लक्स कितना क्रिएट होगा, phi 1, सेकंड में से कितना होगा phi 2 और थर्ड में कितना होगा phi 3। मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi कहता हूं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi 1, phi 2 और phi 3 के सम के इक्वल होगा। इनको लीनियर स्केलरली ऐड कर लेंगे क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिकली ऐड करेंगे तो अपने को टोटल फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और टोटल फ्लक्स फाई है, और phi 1 फ्लक्स क्या है, जो कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया वाला फ्लक्स है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा देखो क्लोज सरफेस के लिए अब क्लोज सरफेस के लिए सिलिंड्रिकल 3D सरफेस है या क्लोज सरफेस है, इसके लिए phi 1 फ्लक्स की वैल्यू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट सरफेस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ds1, ये वाली कंडीशन लेंगे। और ये कौन सा सरफेस था, कर्व्ड सरफेस था, S1 क्या दिखा है, मतलब ये जो कर्व्ड सरफेस है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ज्यादा रोल नहीं है S1 का। प्लस में phi 2 फ्लक्स कौन सा आएगा, जो सेकंड सरफेस वाला आएगा, जो अपर एंड कैप वाला आएगा, उसको क्या लिखेंगे, यहाँ फ्लक्स कितना होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो फॉर्मूला है। और यहाँ पे स्मॉल सरफेस हमने कितना लिया था ds2, और ये सेकंड सरफेस की बात हो रही है, यहाँ निकाल लेंगे फ्लक्स। सिमिलरली थर्ड सरफेस जो नीचे वाला है, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर और s3 वेक्टर, ठीक है, ये आप लिख लोगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो आपको पता है EDS1, E डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो EDS cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली इसको स्टेप को आगे बढ़ाते जाए, EDS2 cos थीटा, यहाँ S2 आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट सॉरी E कितना हो जाएगा EDS cos थीटा और ds3, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, S1 सरफेस में ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया के केस में आपको पता है थीटा कितना रहता है 0 डिग्री, तो इस वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, और सेकंड में थीटा 90 और थर्ड में भी थीटा 90, क्योंकि इन दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेकंड और थर्ड में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ थीटा 90 हो जाएगा, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90। सो अब आगे नेक्स्ट स्टेप में मैं थीटा यहाँ पे 90 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ थीटा 90 पुट करूंगा तो ये 0, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे क्योंकि थीटा 90 कोस 90 की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, सिमिलरली यहाँ पे ये भी 0, ये भी 0। अब यहाँ पे आते हैं, phi इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E ds1, ओके, और थीटा कितना 0, तो कोस 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो phi की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्लोज इंटीग्रल E ds1 cos 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, ये तो यहाँ हो चुका है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं phi को इस स्टेप से आगे चलते हैं तो phi इज इक्वल टू क्लोज, phi इज इक्वल टू, मैं E को बाहर निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। बेटा एक बात बताओ, गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ करते हैं तो कंडीशन ही हम वो लेते हैं, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट, तो यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक, और आपको पता है कांस्टेंट चीजों को इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds1, ठीक है। तो यहां से phi की वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी, phi इज इक्वल टू E। अब बताओ S1 जो ये सरफेस एरिया है किसका, गॉसियन सरफेस का, उसका
मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगा बेटा, एक बात बताओ। ये मेरे पास सिलेंडर था, सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। मैंने यहाँ इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया, उसका एरिया कितना था ds1। अब मैं सभी ds1 को कंबाइन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, सिलेंडर का क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया। और सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ds1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई RL। R क्या चीज होती है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। L क्या है, जितनी लेंथ का सिलेंडर हो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो यहाँ पे फाई की वैल्यू अल्टीमेटली जो मेरे को मिली वो कितनी है, E इंटू 2 पाई RL। ये मेरे को फ्लक्स की वैल्यू मिली, ठीक है। सो अब मैं इसको रब कर देता हूं यहां, ठीक है। सो अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, आपको ये भी तो पता है, वी नो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप इस इक्वेशन को फर्स्ट बोलो और ये वाली इक्वेशन क्या है, सेकंड। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी क्या होगी, सेम। आप क्या लिख पाओगे, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखोगे, E इंटू 2 पाई RL, ठीक है। सो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ये 2 पाई RL नीचे आ जाएगा 2 पाई RL, ठीक है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था जैसे लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल था ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी का ये यहाँ होती है लाइन चार्ज के केस में। तो क्यू को अब यहाँ पे क्यू बाई एल को आप क्या लिख सकते हो, लैम्डा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एल है, तो क्यू बाई एल को आप क्या लिख दोगे, लैम्डा। सो क्यू बाई एल को आप लिखोगे लैम्डा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यही आपका रिजल्ट है। जब आपके पास में इनफाइनाइट लॉन्ग कोई चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन आर। आर क्या होता है, लाइन चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो ये आपका रिजल्ट रहेगा, अब आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं अब इसको थोड़ा सा कुछ और इस पे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है, ठीक है। लेंथी भी नहीं कह सकते, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे आप लिखोगे नोट, देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली लाइन इसके इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज वाले केस में, तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू हमें मिली, ठीक है। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से, यहां से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लाइन चार्ज था, ठीक है, और ये वो पॉइंट था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। हम यहाँ पे गोल्स लॉ का यूज करके फाइंड आउट कर रहे हैं। सो क्या कह रहा है कि तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, r, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जब r इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिली है 10 न्यूटन पर कूलम से, तो मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट P डैश, और इसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r डैश। तो क्लियरली यहाँ पे क्या है, r डैश की वैल्यू बढ़ गई, r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 8 न्यूटन पर कूलम। मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज उससे जैसे जैसे पॉइंट जितना दूर जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, ये चीज बता रही है, ठीक है। तो इस केस में हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है, ग्राफ क्या कहता है, जैसे यहाँ पे एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दो, दूसरी तरफ डिस्टेंस, और ग्राफ की शेप रही है,
ठीक है, कि जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये दोनों लाइन कहाँ मीट करेगी, इन्फिनिटी में। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इसकी सही शेप ये बनेगी, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। सो जल्दी इसको नोट करें फिर स्टूडेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब हमारे पास एक प्लेन शीट है और प्लेन शीट इनफाइनाइट लॉन्ग है, उसके कारण हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो अब देखो हमारे पास सबसे पहले इनफाइनाइट प्लेन शीट बना देते हैं। ये हमने क्या है, एक प्लेन शीट ड्रॉ कर दी है। देखो रेक्टेंगुलर प्लेन शीट ले लो, प्लेनर सरफेस ये है आपका, एक कॉपी का पेज है वो प्लेनर शीट की है, ठीक है। और अब ये मैंने बोर्ड पे ऐसे रखा हुआ है 90 के एंगल पे, ठीक है। आप इसको थीटा एंगल पे भी दिखा सकते हो, बट ये 90 के एंगल पे मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि इसके लिए मेरे को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना हो तो आपको, और ये जो प्लेन शीट है इस पे कैसा चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। ओके, अब मैं इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूं तो गॉसियन सरफेस कैसा आएगा, गॉसियन सरफेस तो क्या है, सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस इसका सिलिंड्रिकल होगा। ओके, ये यहाँ पे ऐसे शीट में से पास हो जाएगा गॉसियन सरफेस और फिर ऐसे यूं चला जाएगा। ये आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब गॉसियन सरफेस इस शीट में से ऐसे जब हम पास करेंगे, सिलेंडर पास करेगा तो इसके अंदर कुछ चार्ज आएगा ना, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया, क्यू चार्ज आया, ठीक है। और जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इसके एंड कैप का कुछ एरिया बनेगा ना। एंड कैप का एरिया क्या होता है, वैसे तो सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो लेकिन मैं इसको यूं बोल देता हूँ, इसका एरिया कितना है, एस, एंड कैप का एरिया गॉसियन सरफेस का। तो इस वाले एंड कैप का एरिया भी कितना हो जाएगा, एस। हम स्मॉल नहीं लेते, पूरा ही ले लेते हैं, ठीक है। और वैसे पता आपको एस की वैल्यू कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर। बट हम इस डेरिवेशन को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। सो बेटा एक बात बताओ, अब ये वाला एंड कैप है, जितना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उतना ही इसका होगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, एस। और इस वाले में जब इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में चार्ज कितना आया है, क्यू चार्ज आया है, ठीक है। अब क्यू चार्ज आया है कितने, एस सरफेस एरिया पे, तो यहाँ पे लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो, क्यू बाई एस, ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो बेटा मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो यहाँ पे या यहाँ पे, तो कितनी रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे कितने जोन है जहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो सकता है, जहाँ पे फ्लक्स बन सकता है। तो फ्लक्स के लिए एक तो ये वाला जोन है, दिस इज फर्स्ट, ओके, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। इन तीन जोन में मेरे को क्या करना है। अब देखो ये सिलेंडर आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, तो इसके तीनों सरफेस पे हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो और मैं आपसे कहूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो गॉसियन सरफेस, बिल्कुल इजी डेरिवेशन है, थ्रो गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो कितना रहेगा, 5। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, फर्स्ट रीजन में फ्लक्स कितना रहेगा, मैं यहाँ पे 5.1 लिख देता हूँ। सेकंड में कितना होगा फ्लक्स, 5.2, और थर्ड में फ्लक्स कितना होगा, 5.3। यू गेटिंग माय पॉइंट ना, ठीक है। सो एक बात बताओ, टोटल फ्लक्स क्या होगा, 5.1, 5.2 और 5.3 तीनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अब मैं यहाँ पे ये एस एरिया है, ठीक, एस सरफेस एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो क्या आ जाएगा, एस वेक्टर इस डायरेक्शन में। और सीट मेरी ऐसी है, ठीक है, और उस सीट पे आपने गॉसियन सरफेस ऐसे, देखो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर सीट है, इस पे चार्ज है यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों तरफ, और ये मैंने इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रखा है ऐसे, ठीक है, सीट के अंदर से पास कर रहा है।
ठीक है। तो अब ये जो ब्लैक कलर का गॉसियन सरफेस दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर एंड कैप, जो सर्कुलर एंड कैप आपको दिख रही है, इस पे एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर, ठीक है। और इस वाली शीट पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो सेम रहेगी ना, इधर ही होगा ना, ठीक है। सो इस केस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाएगा, इसी डायरेक्शन में। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और इस वाले केस की बात करूं तो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या बनेगी, परपेंडिकुलर आउटसाइड, ठीक है। और ये जो सीट है इस पे यहाँ पे भी साइड में भी चार्ज है, साइड में भी चार्ज है, तो इस वाले डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो दोनों ही फर्स्ट और सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना बना, जीरो, थीटा कितना बना, जीरो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थर्ड रीजन की बात करूं तो यहाँ थर्ड रीजन है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया मैं यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ले लेता हूं कितना, एस डैश, मतलब क्या है, ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना है इसका पूरे के एरिया की बात करूं तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई है ना, ठीक है। तो मैं ये यहाँ एस डैश सरफेस एरिया किसका है, कर्व्ड सरफेस एरिया का है, तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ, तो एस डैश, इसका एरिया वेक्टर कहां गया, ऊपर। और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ। तो थर्ड वाले जोन में थीटा कितना बना, 90 डिग्री। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, देखिए कहाँ कहाँ फ्लक्स बनेगा। तो एक बात बताओ, फाई इज इक्वल टू फर्स्ट रीजन की बात करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ओके। सेकंड में भी क्या होगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और थर्ड में भी क्या होगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटा एक बात बताओ, फाइव इज इक्वल टू, इस वाले फर्स्ट रीजन में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे एस डैश होगा, थर्ड रीजन में एरिया क्या एस डैश। देखो यहाँ फर्स्ट और सेकंड का एरिया सेम होगा ना, क्योंकि एंड कैप यहाँ पे भी एंड कैप है, यहाँ पे भी एंड कैप है, दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, ये गॉसियन सरफेस है तो ये वाला जितना एरिया है ये भी तो उतने, दोनों सर्कल तो बने यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया तो एस डैश अलग ही रहेगा। सो बेटा यहाँ पे क्या है, मैं इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो इसको मैं ई एस कोस थीटा लिख दूंगा, इसको भी क्या लिख दूंगा, ई एस कोस थीटा, इसको भी क्या लिख दूंगा, ई एस डैश कोस थीटा, ठीक है। सो अब एक बात बताओ, फाई इज इक्वल टू ई एस, फर्स्ट रीजन में थीटा कितना था, 0, तो इसको मैं ई एस कोस 0 लिख दूंगा। सेकंड में भी थीटा कितना है, 0, तो यहाँ ई एस कोस 0, बिल्कुल इजी हो गया अब डेरिवेशन। ई एस डैश थीटा कितना है, 90, इसमें थर्ड रीजन में cos 90, ठीक। सो फाई इज इक्वल टू कितना हो गया, ई एस कोस 0 कितना, 1, यहाँ पे भी कोस 0 1, ठीक है। सो ई एस प्लस में ई एस इंटू 1 ई एस इंटू 1 ई एस प्लस में ई एस डैश कोस 90 कितना होता है, 0, 0 से ई एस डैश को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0, ठीक है। तो सो फ्लक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई एस, मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे कितना आया इस केस में, ट्वाइस ऑफ ई एस, ठीक है। अभी बेटा एक बात बताओ, आप वैसे भी सोच सकते हो, एक सीट है तो सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर एमिट होगी, इधर एमिट होगी, ठीक है। तो फ्लक्स यही वाला इस वाले जोन में होगा और इस वाले जोन में होगा, ऊपर तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ तो जाएगी नहीं, तो कर्व्ड सरफेस वाले एरिया वाला जोन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कॉन्स्टिट्यूट होगा। सो अब एक तो इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं, ये सबसे इजी डेरिवेशन है और इम्पोर्टेंट भी है। अब आप लिखोगे फ्रॉम गोज लो, फ्रॉम गोज लो, गोज लो क्या कहता है, गोज लो के अकॉर्डिंग Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फाई को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज आया है, जब ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सीट में से पास करेगा तो कितना चार्ज आया, Q, ये वही चार्ज है, ठीक है। सो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड है, तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी क्या होगी, सेम होगी, तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ,
लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, तो मैं आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ ES इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे मैं E की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो E कितना हो जाएगा 2S एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आपको पता है मैंने बताया था Q बाई S को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है Q बाई S, यहाँ पे जो आपको ये Q बाई S दिख रहा है, Q बाई S को आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा। तो इसको सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेनर शीट के केस में, इनफाइनाइट प्लेन शीट के केस में कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये रिजल्ट बड़ा ही मजेदार है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप लिख दो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके सो बेटा अब ये चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक तो पॉइंट और लिख लो आप, ठीक है। ये अपना फाइनल रिजल्ट था, तो अब आपको ये रिजल्ट याद रखना है। आगे जब हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे तो इसी रिजल्ट को बार बार यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास प्लेन शीट हो उसके कारण उसकी सराउंडिंग में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं इसको रब कर दूं रिजल्ट को, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखो क्या है। तो बेटा ये इस टाइप के टॉपिक है आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं तो आपको फ्री के मार्क्स दिलवा के जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है जो मुश्किल हो, ठीक है। तो अब देखो देखो बेटा क्या है। अब आपके पास में ये एक रेक्टेंगुलर शीट थी। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट होने का मतलब क्या है, ये पॉइंट बिल्कुल इसके पास में था कोई, या तो यहाँ पे था या यहाँ पे था, ठीक है। मीन्स क्या है, ये आपके पास में रेक्टेंगुलर शीट है जिसपे कुछ चार्ज प्रेजेंट है। उसके आपको पूछे यहाँ पे इस पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप बताओगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और पॉइंट P2 यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हम दो पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल शीट्स है, उनके बीच में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। हम कुछ ऐसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये सीट है, इस पे यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, ओके। और दूसरी सीट है उसके इस वाले सरफेस पे और इस वाले सरफेस पे सीट है, और दोनों सीट को मैंने ऐसे रख दिया पैरेलली। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। इस रीजन में यहाँ पे क्या होगी, दोनों प्लेट के बीच में कितनी होगी और साइड में कितनी होगी, ओके, यूजिंग गॉस लॉ। सो बेटा एक बात बताओ, जैसे अभी हमने एक टॉपिक स्टडी किया था कि हमारे पास में एक ये रेक्टेंगुलर या प्लेन सीट है, इसके सराउंडिंग में इस सीट पे क्या है, चार्ज है, और इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वो होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ओके। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल पास होनी चाहिए सीट के, और उसी केस में ये वाली सीट क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट का केस, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास सीट एक नहीं है, दो सीट है, और दोनों को हमने पैरेलली रखा हुआ है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल प्लेस सीट, ओके। और दो सीट्स आर इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल ही इजी डेरिवेशन है। यहाँ पे हमारे पास एक तो सीट ये वाली है, सीट को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ओके। इस सीट पे, ये सीट फर्स्ट है, इस पे कुछ चार्ज है, दिस इज सीट फर्स्ट। और सिमिलरली मेरे पास एक और सीट है, ये है, इस पे भी क्या है, कुछ चार्ज है, दोनों पे अलग अलग चार्ज है, ओके।
इस सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इस पे सिग्मा 2 है। सेम चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमने नहीं वाला केस कंसीडर किया है। एंड दिस इज सीट 2 और दोनों सीट ऐसे पैरेलली रखी हुई है, पैरेलली प्लेस्ड है, ठीक है। सो बेटा अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज रीजन फर्स्ट, यहाँ पे ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड है और ये थर्ड जोन है। इन तीनों जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी, वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो एक बात बताओ बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाए, ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट आ जाए, ऐसी सिचुएशन आएगी हमारे पास। तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू कंसीडर वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इट विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, आपके पास में जब कभी भी लेफ्ट टू राइट की बात हो, जब भी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाए लेफ्ट टू राइट, तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या काउंट करेंगे, पॉजिटिव, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लेंगे पॉजिटिव, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे। और जब डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट आ जाए तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेंगे, नेगेटिव। कब, जब डायरेक्शन क्या हो, राइट टू लेफ्ट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब यहाँ हमें अज्यूम करना है, ठीक है, हमने अजम्पशन लेनी है। हमारी अजम्पशन क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट होगा तो उसको पॉजिटिव काउंट करेंगे, और जब भी राइट टू लेफ्ट होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव काउंट करेंगे। ओके। सो बेटा एक बात बताओ, ये तो हमारी कंसिडरेशन हो, अजम्पशन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, दो सीट है पैरेलली प्लेस्ड है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, और दोनों सीट के कारण यहाँ पे कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है। एक सीट होती तो बात साफ थी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बट अब इन रीजन फर्स्ट रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड in region first, बेटा सीबीएसई का पेट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, आपको बोलेगा कि दो इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट है, मतलब क्या, ये बहुत लंबी सीट है, या यूं समझिएगा कि जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं रीजन वन में मान लो कोई पॉइंट P1 है, रीजन 2 में कोई पॉइंट P2 है, या रीजन 3 में कोई पॉइंट P3 है। इन पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो इन तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो हम इस डेरिवेशन में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है P1 P2 P3, ये इन सीट्स के बिल्कुल पास है। ओके। सो एक बात बताओ, रीजन फर्स्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो रीजन फर्स्ट में नेट इलेक्ट्रिक, अब एक बात बताओ, रीजन वन में मान लो पॉइंट P1 है, ठीक है, P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी बताओ, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट टू लेफ्ट। और सेकंड सीट के कारण पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट P1 पे हम कैलकुलेट करें तो यही डायरेक्शन हो जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप E2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी दिखा दो, मतलब पॉइंट P1 पे दोनों के सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। क्या रहेगी बेटा, राइट टू लेफ्ट। अब मैं पॉइंट रीजन वन में पॉइंट P1 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन फर्स्ट एट P1 लिखना चाहो तो P1 ठीक है, मैंने लिख दिया, अदरवाइज वैसे लिखा नहीं होता है। सो एक बात बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पॉइंट पे कितना होगा, कोई वैल्यू होगी E। सो यहाँ पे मैं E की वैल्यू कैलकुलेट करूं
तो आपको पता है पॉइंट P पे दोनों शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ओके। सो एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे ये पूछता हूं इवन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इवन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इवन इलेक्ट्रिक फील्ड सीट फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सीट फर्स्ट के कारण इसकी सराउंडिंग में हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि सीट दोनों की दोनों क्या है? इनफाइनाइट लॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट P1 P2 P3 है सीट्स के बिल्कुल पास पास है। प्रैक्टिकली मैं ऐसा दिखाऊंगा, डायग्राम बिल्कुल पास पास दिखा दूंगा, तो ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इसलिए पॉइंट P1 P2 P3 को थोड़ा दूर दूर रखा हुआ है सीट से। ओके, लेकिन रियलिटी में क्या है, बिल्कुल पास है। अब एक बात बताओ बेटा, जो ये फर्स्ट सीट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, निकाला था पिछले डेरिवेशन में। हाँ, सीट फर्स्ट पे सिग्मा की वैल्यू कितनी है? सिग्मा 1, तो यहाँ सिग्मा 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट हो तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट आ जाए तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है ना। देखो बाय डिफॉल्ट हमने लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव लिया, आप इसको नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन फिर इसको नेगेटिव ले लोगे तो इसको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। और आपने अब किया क्या? लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो राइट टू लेफ्ट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की एक ही डायरेक्शन पॉजिटिव हो सकती है ना, उसके अपोजिट वाली तो नेगेटिव होगी। ओके, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी फर्स्ट सीट के कारण, उसके आगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P1 पे क्या है? राइट टू लेफ्ट का एरो आ रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे माइनस का सिंबल लगा दोगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में अब यहाँ पे आप वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे आप डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करोगे? एन कैप लगा दो, आर कैप लगा दो, कुछ बुक आर कैप यूज करती है, कुछ एन कैप करती है, जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। सिमिलरली क्या है, मैं सेकंड सीट के कारण पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो कितना होगा? कितना होगा बेटा? कोई भी इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड सीट है तो सेकंड सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा 2, ठीक है। और इस वाली सीट के कारण पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। E2 देखो राइट टू लेफ्ट है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आप सिंबल लगा दोगे, ये हमने कन्वेंशन ले रखी है, ठीक है, बाय कन्वेंशन, अजम्पशन बाय कन्वेंशन, जो भी आप लिख दो इसमें। और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए आपको यूनिट वेक्टर दिखाना पड़ेगा, तो इसको आर कैप लिख दो। आर कैप तो क्या होता है? जस्ट यूनिट वेक्टर होता है। आर कैप यहाँ पे क्या चीज है? आर कैप क्या चीज है? यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा। सो अब हम यहाँ पे थे, हमें निकालना था रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। इवन वेक्टर को क्या लिख सकते हो? माइनस सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और साथ में क्या? आर कैप, आर कैप लिखना जरूरी है, ठीक है। ओके, फिर क्या आएगा? प्लस, फिर क्या आ जाएगा? E2। E2 की वैल्यू कितनी है? माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ओके बेटा, तो फिर यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें रीजन फर्स्ट में। ये पॉइंट P1 यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब वैल्यू कितनी मिलेगी? -1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, ठीक है। और साथ में आप कॉमन क्या निकल जाएगा? आर कैप भी निकल जाएगा। आर कैप यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट में कितना आया बेटा? ये आएगा माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आर कैप अपॉन में 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आर कैप को छोड़ना है और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की।
ओके आप इसको नोट करो और वीडियो को पॉज करके सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करो, अपने आप नहीं होता है तो मैं तो करवाऊंगा। ओके गुड। मैं रीजन सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन सेकंड रीजन में एट P2 पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। ओके सो बेटा एक बात बताओ, पॉइंट P2 पे मैं फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी। ओके सेकंड सीट के कारण पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली रहेगी, राइट टू लेफ्ट। सो पॉइंट P2 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना रहेगा E वेक्टर, कितना रहेगा E वेक्टर। तो E वेक्टर की वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे, दोनों वेक्टर का एडिशन कर दोगे, ठीक है, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और फिर आप क्या कर, आपको ये पता है जो E1 की वैल्यू है, E1 की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ मुझे आप। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P2 पे किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस केस में देखो सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इतनी होती है। फर्स्ट सीट की बात करें तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है पॉइंट P2 पे, तो यहां हम इस वाली वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ओके और फिर क्या है कि एक यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर कैप, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट P2 पे हम E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट P पे E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितनी होगी, देखो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ। इस वाली सीट के कारण पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होता है आपको पता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड सीट की बात हो रही है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 2, और पॉइंट P2 पे सेकंड सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आपको पता है जब राइट टू लेफ्ट की बात हो तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव बाय कन्वेंशन, ठीक है। और फिर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर कितना होगा, आर कैप। देखो ये तो इलेक्ट्रिक, देखो ये एक E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ना आर कैप की। और ये जो नेगेटिव साइन है ये तो कन्वेंशन का है ना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाली उस कंफ्लिक्शन को दूर करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, मैंने कई बार बता दिया ये पॉइंट, ठीक है, अदरवाइज स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन यहाँ होती है। ओके सो अब हम पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। E1 की वैल्यू कितनी है, प्लस सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ओके, प्लस में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो पुट कर दो, माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। सो सेकंड रीजन में पॉइंट P2 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो कॉमन ले लो, 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर से आर कैप भी तो आ रहा है ना, आर कैप कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ओके सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखना चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ इसको लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये वाली वैल्यू रहेगी सेकंड रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट P पे दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को नलिफाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। अब मैं पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे होगी, ठीक है। तो पॉइंट P3 की बात करें, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन, कौन सा रीजन है, इन रीजन, ये रीजन फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है, ठीक है, ये लिखा नहीं क्या, इन रीजन सेकंड में कैलकुलेट किया था। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 3 में कैलकुलेट करना है, इन रीजन 3 और एट P3। पॉइंट लेना कोई जरूरी नहीं है, तो मैंने वैसे ही ले लिया, ठीक है।
सो अब पॉइंट P3 की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट P3 पे हम फर्स्ट वाली सीट के कारण पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये उसको रिपेल करके इधर ही भगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सेकंड सीट की बात करें, सेकंड सीट के कारण P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, इधर ही रहेगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो अब P3 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहें तो वो क्या होगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन कर दो, क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, E1 प्लस E2 कर दो, ठीक है। सो बेटा अब एक बात बताओ आप मुझे, मैं यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ E वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। E1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, पॉइंट P3 पे पॉइंट फर्स्ट वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E1 कितना होता है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए वेक्टर क्या होगा, आर कैप, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P3 पे सेकंड सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, लेफ्ट टू राइट, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सीट के कारण कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सेकंड सीट है तो सिग्मा 2 लिख लेंगे, ओके। और लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है P3 पे, तो लेफ्ट टू राइट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा आर कैप, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, ये दोनों वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो करके देखो सब्स्टिट्यूट। E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा 1 प्लस आगे लगा हुआ, कोई लगाने की जरूरत नहीं, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस में, और E2 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 2/में एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ओके। सो इसके बाद में हमें जो नेट वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, इसको सॉल्व कर लो, आर कैप अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा सिग्मा 1 प्लस में सिग्मा 2, ओके। सो फाइनली हम वैल्यू लिखना चाहें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन 3 में पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आर कैप, ओके। सो बेटा दिस वाज ए प्रेटी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ आप ये कर लेंगे, ठीक है, समझ में भी अच्छे से आया होगा, और बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, जल्दी नोट करो फिर आगे करते हैं। एक और केस है, इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट विच आर अपोजिटली चार्ज्ड, मतलब दो सीट है, दोनों पैरेलल रखी हुई है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे नेगेटिव, मतलब अपोजिटली चार्ज सीट है और दोनों को पैरेलल रखा हुआ है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, तो जल्दी जल्दी करेंगे। सो देखो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 पैरेलल सीट ले लेनी है, ठीक है बेटा। देखो ये जो पहले हमने सीट बनाई थी ना, कैसी सीट बनाई थी, ऐसे बनाई थी, ठीक है, और दूसरी सीट कैसी थी, इसकी पैरेलल ऐसे रखी थी, ठीक है। देखो जब हमने सिंगल सीट बनाई थी तो ऐसी बनाई थी, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसी सीट बनाई है, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों सीट कैसी रखी हुई है, पैरेलल रखी हुई है, ठीक है। कई बुक में तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन ही मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि लाइन चार्ज है, ये सीट है, लेकिन उस सीट का आप कौन सा देख रहे हो, साइड व्यू देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ हम ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये सीट रियलिटी में तो कैसी है, 3D व्यू इनका ऐसा है कुछ, 3D तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ओके। 2 सीट है और दोनों पे कैसा चार्ज है, अपोजिटली चार्ज है, तो एक पे पॉजिटिव है तो दूसरी कैसी है, नेगेटिव। चाहे डायग्राम आप इसको ऐसे बनाओ तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे क्या, नेगेटिव। दोनों पे इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम नहीं वाला केस ले रहे। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है, ठीक है। सो इस वाले डायग्राम का तो रोल ही नहीं है, मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, हमारे पास वही रीजन 1,
फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है, थर्ड रीजन है। तीनों रीजन में हमें यहाँ पे पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे P2 पे, यहाँ पे P3 पे। रूल वही है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन हो तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लेना है, नेगेटिव। ये क्या है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले सकते हैं, उसके अपोजिट वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी। सो अब रीजन फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। रीजन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट में सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट चलेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट रीजन फर्स्ट में फर्स्ट वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली। सेकंड वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी, क्योंकि यहाँ पे टेस्ला रखेंगे तो ये अपनी तरफ खींचेगी सेकंड वाली सीट, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। तो P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, P2। ओके, सो रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आप इसको ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन फर्स्ट एट P1, ठीक है। कितना रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E रहेगा, ये कितनी है, E वेक्टर। तो E वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, E1 वेक्टर प्लस में E2 वेक्टर, ठीक है। और आपको पता है E1 वेक्टर फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, राइट टू लेफ्ट, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। आपको पता है क्यों। वहीं सेकंड वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, E2 वेक्टर, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आएगा r कैप, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, कहाँ पे, P1 पॉइंट पे रीजन फर्स्ट में। तो E1 की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस में E2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट r कैप। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और r कैप, ये वाली वैल्यू मिलेगी, ठीक है बेटा। सिमिलरली हमें निकालनी हो रीजन सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो क्या करेंगे। अब एक बात बताओ, फर्स्ट वाली सीट के कारण पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन, लेफ्ट टू राइट, और सेकंड वाली सीट है उसके कारण पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, अगेन सेम रहेगी, क्या रहेगी, अगेन सेम। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, ये दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो अब मेरे को कैलकुलेट करनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन सेकंड एट P2 पॉइंट पे निकालनी हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट पे कितना आएगा, सो E आएगा, और क्या होगा, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर है उनका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सम कर दो, ठीक है, वेक्टर एडिशन कर दो। सो उसके बाद में बेटा यहाँ पे E वेक्टर इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो, E1 क्या है, फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कितनी आएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, और डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट को क्या लेना है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली हम बात करें सेकंड वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना रहेगा, E2 वेक्टर, और उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट और r कैप, और अगेन सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट टू राइट, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो मेरे को वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो कितनी वैल्यू मिलेगी, E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, और ये प्लस में था, प्लस में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, ओके बेटा।
सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम जो कैलकुलेट करेंगे वो कितनी होगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सेकंड रीजन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फर्स्ट में इतना होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, थर्ड रीजन में कैलकुलेट करना है पॉइंट P3 पे। तो एक बात बताओ, P3 पॉइंट पे फर्स्ट सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1। और सेकंड वाली सीट के कारण पॉइंट P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि टेस्ला रखेंगे तो इसको अपनी तरफ खींचेगी ना सेकंड सीट इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी क्योंकि टेस्ला इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो थर्ड रीजन में जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना होगा, वो कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन रीजन 3 एट P3 पॉइंट पे कितना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E वेक्टर, और यहाँ पे वो दोनों के वेक्टर एडिशन के इक्वल होगा, तो वेक्टर एडिशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बार प्लस माइनस नहीं लिखना है, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे बेटा, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है। अब एक बात बताओ, हम बात कौन से रीजन की कर रहे हैं, कौन से रीजन की कर रहे हैं, थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन में E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि इतने स्टेप हो गए। अब एक बात बताओ, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में इसका आर कैप लिखेंगे। अब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लिखते हैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। प्लस में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P3 पे, वो क्या है, राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो राइट टू लेफ्ट वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, नेगेटिव, यहाँ पे माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ऐसे लिख देंगे। ओके, सो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, नेट, नेट आएगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये आप कर लेना, ठीक है। सो बेटा दिस वाज ए प्रेटी इजी कॉन्सेप्ट और आपके एग्जाम में कई बार आया। तो डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल सेल। हमारे पास एक मेटेलिक सेल है, होलो सेल है, लाइक जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल की अपर लेयर को आप मेटल का बना दो तो वो क्या हो जाएगा, मेटेलिक सेल बन जाएगा, अंदर से होलो है। ओके, तो उस केस में जो चार्ज रिजाइड करेगा वो कहाँ पे करेगा, मेटल के सरफेस पे। ओके, सो बेटा मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल एट डिफरेंट पॉइंट, हम अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सपोज मेरे पास एक होलो स्फेरिकल सेल है, ये मैंने होलो स्फेरिकल सेल ड्रॉ कर दी है, ठीक है, स्फीयर की फॉर्म में है, और इसका जो रेडियस है ये इसका सेंटर है, और रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और इस सेल के ऊपर बेटा क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेल के पूरे सरफेस, जैसे होलो स्फेरिकल सेल है वो स्फेरिकल शेप में होती है, ठीक है, तो उस स्फेरिकल सेल के सरफेस पे क्या है, चार्ज स्कैटर हो रखा है, पूरा का पूरा चार्ज स्प्रेड हो रखा है, और कितना चार्ज स्प्रेड हो रखा है, क्यू चार्ज, किसी एक जगह पे नहीं है, हर एक जगह स्प्रेड हो रखा है, और ये पूरे सरफेस एरिया पे चार्ज प्रेजेंट है। तो आपको पता है चार्ज जब सरफेस एरिया पे प्रेजेंट हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सो इस केस में सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया किसका, स्फेरिकल सेल का, और स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से मैं चार्ज को लिख सकता हूँ सिग्मा टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम इसको पुट कर लेंगे। ओके बेटा,
अब हमें क्या करना है, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है। मेरे पास एक रीजन फर्स्ट यहाँ पे है, सॉरी मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है। एक तो मेरे पास पॉइंट P1 यहाँ पे है जो सेल से बाहर है, दूसरा पॉइंट क्या है, सेल के ही सरफेस पे है, और तीसरा पॉइंट सेल के अंदर है। हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड सेल, सेल के बाहर कितनी होगी, और सेल के बाहर वाला पॉइंट P1 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट P1 पॉइंट पे कितनी। ओके, आपको पता है हम यहाँ पे गोस लॉ की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं, तो आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट को गॉसियन सरफेस पे लेना पड़ेगा। सो मैं एक रेड कलर से जो ये डॉटेड जो जोन बना रहा हूँ, ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब आपको पता है कि स्फेरिकल सेल के ऊपर चार्ज स्प्रेड हो रखा है, स्फीयर की फॉर्म में है, चार्ज सारा का सारा स्प्रेड हो रखा है एक सेल के ऊपर। तो इसका गॉसियन सरफेस की सिमेट्री कैसी बनेगी, स्फेरिकली बनेगी। जैसे पॉइंट की भी स्फीयर होती है और स्फेरिकल सेल की भी कैसी रहेगी, स्फेरिकल सिमेट्री रहेगी। तो मैंने जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो कैसा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करूं तो देखूंगा कि क्या रहेगी। ओके, सो पॉइंट P1 पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करूं तो देखो यहाँ पे चार्ज है, और पॉइंट P1 पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये वाली, ये वेक्टर। ओके, और दूसरा क्या है, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ। ठीक है, गॉसियन सरफेस का एक मैंने स्मॉल पोर्शन लिया है, और आपको पता है यहाँ चार्ज है तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के 360 के एंगल पे हर तरफ जाएगी। जब इस पर्टिकुलर एरिया में से पास करेगी तो फ्लक्स क्रिएट होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो स्मॉल सरफेस लिया है इसका सरफेस एरिया कितना है, ds, और इस ds एरिया है, ds एरिया का डायरेक्शन दिखानी हो तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ds वेक्टर भी यहीं पे हो जाएगा। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि स्मॉल सरफेस एरिया आप यहाँ पे लो, स्मॉल सरफेस एरिया आप यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते थे। सपोज करो ये मैंने ds डैश लिया तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर बनेगा, ठीक है, और इसके कारण इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या बनेगी, ऊपर। सेम सिचुएशन हो जाएगी जैसी वो है, लेकिन हम क्या है बाय डिफॉल्ट यहीं पे दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ हमने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, और दोनों के बीच का जो थीटा है दैट इज 0 डिग्री। ओके, अब हमारा तो क्या मोटिव है, हमारा मोटिव है P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और गॉस लॉ का यूज करेंगे। सो एक बात बताओ, आप लिखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सॉरी, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो वी नो पॉइंट P1 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो मैं यहाँ पे फाई को क्या लिख सकता हूँ, आपको पता है यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है बेटा, सो यहाँ पे देखो मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मैं क्या लिख पाऊंगा, E ds cos थीटा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, पॉइंट P1 पे, पॉइंट P1 पे, और पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो क्लोज इंटीग्रल क्या हो जाएगा, E ds। अब देखो बेटा, यहां से फाई इज इक्वल टू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बाहर निकाल लेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा,
इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के पैटर्न में से तो कोई भी क्वांटिटी को बाहर तब निकालते हैं जब कांस्टेंट हो। बेटा क्या होता है, गॉसियन सरफेस इसी तरीके से ड्रॉ किया जाता है। गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। जब मैंने गॉसियन सरफेस करवाया था तो आपको बताया था कि गॉसियन सरफेस करते हुए ड्रॉ करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला, फाई इज इक्वल टू ई ds, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds। बेटा एक बात बताओ, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप में था, ऐसे स्फीयर था गॉसियन सरफेस, मतलब स्फेरिकल सेल था और उसके ऊपर चार्ज था और उसकी सिमेट्री में हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो वो भी कैसा बना, स्फेरिकल इन शेप बना। सो हमने एक स्फीयर का छोटा सा पोर्शन लिया और उसका एरिया कितना था, ds वेक्टर। सो मैं ऐसे ऐसे ds वेक्टर को इंटीग्रेट करूं तो मेरे को सभी ds को इंटीग्रेट, यहाँ पे ds है, यहाँ पे ds, बहुत सारे ds, मतलब मैं इस ds को इंटीग्रेट करूं तो मेरे को पूरे गॉसियन सरफेस का क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया। और गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप में है तो मेरे को स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा। और स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो इस वाले केस में गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, यहां से और गॉसियन सरफेस पे कोई पॉइंट टच करवा दो और तो ये जो पॉइंट P1 है, यहां से पॉइंट P1 है, ये डिस्टेंस कितना है, r। स्फेरिकल सेल के सेंटर से पॉइंट P1 का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, और स्फेरिकल सेल का रेडियस कितना है, कैपिटल R। इस चीज का ध्यान रखना, ये कैपिटल R क्या चीज है, रेडियस ऑफ सेल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। ओके, और ये वाला जो r डिस्टेंस है, ये क्या है, स्फेरिकल सेल के सेंटर से पॉइंट P1 का डिस्टेंस है। डन, ओके। सो अब एक बात बताओ बेटा, मैं ds को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया मिलेगा और वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। सो यहां से मेरे को इक्वेशन फर्स्ट मिल गई कि मैं फाई को ये लिख सकता हूं। ओके, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, देखो मेरे को पता है, वी नो, हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू गोस लॉ फाई क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फाई को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गोस लॉ। ठीक है, सो एक बात बताओ, ये इक्वेशन क्या बनी, सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप क्या लिख पाओगे, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, कितनी आएगी, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू बिल्कुल वेल नोन है, जानी पहचानी है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये वैल्यू है यहाँ पे, इट इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के केस में भी हमें यही रिजल्ट मिलता है। याद करो बेटा, वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, K। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर। ये वही रिजल्ट है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। मतलब इसका चार्ज कहां पे कॉन्सेंट्रेट, मतलब इसका चार्ज जो सरफेस पे है वो कैसे बिहेव करेगा कि सारा चार्ज कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर पे। सो आप यहां पे लिखोगे, लिख सकते हो, नाउ वी कैन से spherical cell will behave as point charge। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि इसका सारा का सारा चार्ज इस सेल के सेंटर पे प्रेजेंट है। ये रिजल्ट आ गया आपको, ठीक है। अब एक बिल्कुल ही इजी सिचुएशन हम स्टडी करने वाले हैं। ये आपको समझ में आ गया हो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
P3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी हो, थर्ड सिचुएशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ क्या करना पड़ेगा P3 पॉइंट पे। देखो हमारे पास सिचुएशन कैसी थी, डायग्राम बनाते हैं, कोई बात नहीं, मजा आएगा पूरा। ये हमारे पास स्फेरिकल सेल थी, इस सेल के ऊपर चार्ज था कि नहीं था, कितना चार्ज था, Q चार्ज था, और इस सेल का रेडियस कितना था, कैपिटल R था। ओके, सो यहाँ पे P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, ओके, और P2 पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट किया, KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, ये वैल्यू मिली। अब कह रहा है कि P3 पॉइंट यहाँ पे हो तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। सो बेटा क्या है, P3 पॉइंट को सबसे पहले गॉसियन सरफेस में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस में, ले लिया गॉसियन सरफेस में। अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे रूल किसका, फ्रॉम, अब इस पे चलो सारे काम करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा P3 पॉइंट पे स्मॉल गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे, ये क्या लिया, ds, डन। और इस ds का एरिया वेक्टर कहां बनेगा, इधर बनेगा। एरिया वेक्टर कहां बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा मैं P3 पॉइंट की बात कर रहा हूं, P3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देयर इज बिग साइन ऑफ इंटरोगेशन। बेटा गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज है, नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, जीरो हो जाएगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ध्यान दो ये वाला चार्ज ये क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में चार्ज आएगा तभी फ्लक्स बनेगा। क्या गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज आ रहा है यहाँ पे, मुझे तो नहीं लग रहा। चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस, तो आप लिखोगे Q इज इक्वल टू 0, चार्ज कितना है, 0, तो फ्लक्स की वैल्यू, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ओके, सो अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, आप ये भी लिख सकते हो, सिंस फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, ये कह रहा है कि फ्लक्स तो कितना है, 0 है, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखो यहाँ पे मजेदार चीज है, E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा। अब एक बात बताओ बेटा, ds इज नॉट इक्वल टू 0, क्या कभी एरिया 0 हो सकता है, नहीं, या तो होगा ही नहीं, एरिया, एरिया है तो 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो यहाँ पे क्या 0 होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो यहां से आप ये चीज बता सकते हो, तो P3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और वैसे भी एक बात बताओ, थोड़ा सा सोच के देखते, ये बात हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो कंडक्टर, होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके अंदर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका एक और एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका जो मोबाइल फोन होता है वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही कैच करता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो आप कभी कोई भी एक मेटेलिक बॉक्स ले लो और उसके अंदर अपना मोबाइल फोन रख दो,
तो आप देखोगे, फिर आप उस फोन पे कॉल करके देखो, बेल जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मतलब क्या है, अब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो फैक्टर जा ही नहीं सकता, ना उससे बाहर आ सकता, क्योंकि उसके अंदर होलो कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब उसमें से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, तो क्या अकेले मैग्नेटिक फील्ड से आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्लोज कंटेनर में आप मोबाइल फोन रखते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो नेटवर्क है वो गायब हो जाता है। एल्यूमिनियम की फॉइल है, कंडक्टर है, उसके अंदर भी आप फोन को रैप करके और रिंग करके देखो, आपको उस फोन पे आप नेट क्या है, कॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम की फॉइल भी कंडक्टर होती है, उसको बंद कर दोगे तो वो बन गया होलो कंडक्टर, अंदर से तो क्या है, खाली है, तभी तो फोन रखा गया है। ओके, सो इस तरह के केस आपको देखने को मिलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम गोल्स लॉ की एप्लीकेशन पे कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और गोल्स लॉ की एप्लीकेशन पे कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप भी इतनी क्या है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लेवल पे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।